इस सायरा बानो को उनके पति ने 3 बार तलाक 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 बोल के उनको तलाक दे दिया। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया। जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हें भी आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत उनको विशेषाधिकार दिया गया है कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को कैसे बचाएं। भारत में कहावत कि 4 कोस में पानी बदला 8 कोस की भाषा। हेलो दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञानम में। आई होप दोस्तों आप सभी बहुत मस्त होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुद्दों में से एक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुद्दों में से एक राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 का मुद्दा। आज हम जिस मुद्दे के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। आज हम अपने पॉलिटिकल गुरु मुकेश सर के साथ इस मुद्दे के क्या डीमेरिट्स है, क्या मेरिट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। क्या ये कोड जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक विशेष धर्म के लिए है या सभी धर्म में समान रूप से कार्य करेगा, इन सभी बिंदुओं पे हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को मिस्टर मुकेश साहनी सर के साथ। तो सर सबसे पहला हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता क्या है? यूसीसी एक प्रकार नागरिक का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक का अपना एक अधिकार होता है कि हमको समान नियमों से हमको शासित किया जाए या समान नियमों से हमको हमारे अधिकार प्रदान किए जाए। तो ये एक प्रकार का अधिकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम में स्पष्ट है कि ये सिविल कोड अर्थात नियमों का एक संग्रह है। किन नियमों का? सिविल नियमों का। देखिए अगर किताबों को देखेंगे जो नियमों से संग्रहित है, उसमें कुछ किताबें ऐसी हैं जो सिविल कोड है, कुछ किताबें ऐसी हैं जो क्रिमिनल मैटर के लिए लिखी गई। अब सिविल कोड क्या होता है? सिविल कोड में फैमिली लॉ जैसे नियम आते हैं। फैमिली लॉ जैसे शादी हो गई या तलाक की व्यवस्था हो गई या संपत्ति में एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, तो ये विवाद देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जमीन जायदाद के जो मसले होते हैं, तो फैमिली से रिलेटेड जो भी मसले होते हैं वो सिविल कोड के अंतर्गत आते हैं। सिविल मैटर में 2 पर्सन, मान लीजिए कोई एक ए है और कोई बी, और ए और बी के बीच में कोई विवाद हो रहा है, उस विवादों को कैसे निपटाया जाएगा या कौन कौन से विवाद होंगे, ये सिविल कोड के अंतर्गत आए। लेकिन अगर उन्हीं 2 ए और बी के मध्य में सरकार के कानूनों को तोड़ने का हम प्रयास करें, जहां पे एक पार्टी सरकार बन जाएगी, तो उसे हम लोग क्रिमिनल मैटर बोलते हैं, आपराधिक। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, कि लोग एक कानून और एक देश के द्वारा शासित हों। इसके लिए यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है और यही लागू करके हम लोग एक देश एक कानून का लक्ष्य अपना हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो एक देश एक कानून का संकल्प है वो यूसीसी के उस द्वारा पूरा किया जाए। अच्छा, तो अब आप हमें ये बताइए कि यूसीसी के क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं? देखिए, यूसीसी अभी हमने कहा था कि आपसे ये एक प्रकार का अधिकार है, और संविधान में संविधान सभा के लोगों ने 2 प्रकार के अधिकार दिए। एक अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत है, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के रूप में जानते, और उन अधिकारों को न्यायालय सरकार से आदेश दे के लागू करा सकती है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिनको समय के अनुसार लागू किया जाता है, परिस्थितियां उस समय नहीं होती तो उस समय लागू नहीं कर सकते। तो सरकार किन अधिकारों को अपने सामर्थ्य के अनुसार, समय के अनुसार प्रदान करेगी, उसको संविधान सभा के लोगों ने भाग 4 के अंतर्गत रखा। और इसी भाग 4 के आर्टिकल 44 में संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। तो ये इसका संवैधानिक प्रावधान है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 44 में यूसीसी का प्रावधान है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 44 में, जहाँ पर पार्ट 4 में डीपीएसपी के अंतर्गत यूसीसी को आर्टिकल 44 में रखा गया है। अच्छा, जैसा कि अभी हमने कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सरकार को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि यूसीसी लागू करी जाए, लेकिन अभी तक सरकार उसको लागू ना कर पाने में क्या वजह है, ऐसे कि जो त्वरित लागू नहीं कर सकती है, इसके क्या? देखिए, भारत एक विविधता वाला देश है। अगर हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखें, अब गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का देखें, तो कई प्रकार की विविधताएं, क्षेत्रीय विविधताएं हैं, धार्मिक विविधताएं हैं, भाषाई विविधताएं, सांस्कृतिक विविधताएं, तो इतनी विविधताएं हैं। और भारत में कहावत है कि 4 कोस में पानी बदला 8 कोस में भाषा। ऐसे देश में जहां पे हर 8 कोस में जाएंगे भाषा बदल रही है, रहन सहन बदल रहा है, उस देश में एक कानून लागू करना बहुत बड़ी चुनौती। और कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी आ जाती। सरकारों को ये डर लगता है कि यूसीसी लागू कर दिया जाएगा तो हो सकता कि जनता के बीच में हिंसक भड़क जाए, या जनता का उस पार्टी से वो भंग हो जाए और आगे उनको सत्ता में आने से रोक दे। तो इस प्रकार का भय है। अल्पसंख्यक समुदाय को भी डर है, क्योंकि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हें भी आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत उनको विशेषाधिकार दिया गया है कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को कैसे बचाएं। तो उन्हें ये डर है कि हमको एक विशेष अधिकार दिया गया है और यूसीसी लागू हो जाएगा तो कोई ऐसा ना हो कि इन अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। तो समय समय पर वो भी इसका विरोध करते हैं। और अगर आप पूर्वोत्तर के राज्यों को देखेंगे या अन्य जनजातीय क्षेत्रों को देखेंगे तो उन जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को भी विशेषाधिकार दिए गए। तो उन्हें भी ये डर है कि यूसीसी लागू होने से कहीं हमारे अधिकार हमसे छीन न लिए जाए। तो ये जो विविधताएं हैं देश में, इन विविधताओं का स्वतंत्रता से लेकर के आज तक, संविधान के लागू होने से लेकर आज तक यूसीसी लागू नहीं किया गया है। इसके पीछे सब कारण हैं और उम्मीद है कि आगे इसको सरकार लागू करने का प्रयास करेगी। अच्छा, तो अब हम आपसे जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कुछ ऐसे केस बताइए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हाँ, यूसीसी इस जगह लागू होना चाहिए, यूसीसी लागू करने की जरूरत है। देखिए, कई ऐसे केस हैं। अगर आप एक 1985 का केस उठाएंगे तो सायरा बानो का केस पहली बार सुप्रीम कोर्ट में केस है। आप जानते हैं कि भारत में पर्सनल लॉ भी चलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, उसी तरीके से हिंदुओं के लिए भी हिंदू कोड है और हिंदू कोड के तहत हिंदू शासित होते हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम शासन होते हैं। पर्सन टू पर्सन अगर वेरी करेगा लॉ तो उसको पर्सनल लॉ बोलते हैं। तो सायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने मसला यह आया कि सायरा बानो को उनके पति ने 3 बार तलाक 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 बोल के उनको तलाक दे दी। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ये प्रावधान है। वो अलग बात है कि सरकार ने बाद में इसको चेंज किया, लेकिन पहले था। 60 साल की एक महिला जिसको उसका पति तलाक दे रहा है तो अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने उनके पति से गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी किया और सरकार को भी आदेश दिया और सलाह दिया कि यूसीसी लागू किया जाए जिससे इस तरह की विवाद दोबारा उत्पन्न न होने पाए। एक कानून हो, अगर कोई किसी को तलाक दे रहा है तो गुजारा भत्ते का प्रावधान, तलाक दे रहा है तो उसके क्या प्रावधान, तो वो सब यूसीसी के तहत सरकार लागू करेगी। एक इसी तरीके से सरला मुर्गा का कभी केस आया। इसमें चूंकि आप जानते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कोई एक व्यक्ति एक से अधिक शादी कर सकता है। अपने हिंदू लॉ में ऐसा नहीं है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक ऐसा है कि एक व्यक्ति एक से अधिक शादी कर सकता है। तो इस केस में क्या हुआ कि पति ने पत्नी को बिना तलाक दिए मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया और दूसरी शादी कर ली। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला सुनाया कि जब तक हिंदू हैं आप और अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे देते हैं या अर्थात उस शादी से विच्छेद नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको धर्म चेंज करने पर भी आपको दूसरी शादी करने का आवश्यकता नहीं है या शादी आप नहीं कर सकते। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी लागू किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा कि इस तरह के विवाद क्यों आ रहे हैं समाज में। कहीं ना कहीं इससे किसी एक वर्ग का, एक व्यक्ति के अधिकारों का शोषण हो रहा है। तो इस ऐसे केस हैं जिसमें बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि यूसीसी लागू किया।
यूसीसी लागू हो जाएगा, उनसे क्या लाभ होंगे और क्या हानि होगी, इसके बारे में? देखिए, यूसीसी का कुछ ऐसी पार्टियां हैं भारत में जो लोगों के बीच में डर पैदा कर दिए कि यूसीसी लागू हो जाएगा तो ये दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। हम कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे समान रूप से रहते हैं। अगर हम ट्रेन के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पे तो हम लोग समान रूप से बैठे हुए हैं। किस धर्म का व्यक्ति का बैठा हुआ है, किस जेंडर का बैठा हुआ है, कोई मतलब नहीं। आप आराम से जा, हवाई यात्रा कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, आप जेंडर नहीं देख रहे या और चीजों को नहीं देख रहे। आप मूवी देखने जा रहे हैं तो वहाँ तो ऐसा तो नहीं किसी विशेष समुदाय के लिए, किसी विशेष वर्ग के लिए अलग सीटें हैं। अगर टीम की भावना देखनी है, एकरूपता की भावना देखनी है, तो आप क्रिकेट को देखिए, स्पोर्ट्स को देखिए, एकरूपता है। स्कूल को देखिए, एकरूपता है। तो जब हर जगह हम एकरूपता को स्वीकार कर रहे हैं तो हम अपने फैमिली मैटर में एकरूपता को स्वीकार करने से क्यों डर रहे हैं? अगर यूसीसी लागू होता है तो कहीं ना कहीं हमें लैंगिक समानता देखने को मिलेगा, जेंडर इक्वलिटी देखने को मिलेगा। भारत एक देश, एक कानून से धर्मनिरपेक्षता की राह की तरफ आगे बढ़ने का काम करेगा। यूसीसी लागू होने से नियमों का सरलीकरण होगा। यूसीसी लागू होने से जो धार्मिक कुप्रथाएं, धार्मिक बुराइयां हैं, उससे लोगों को निजात मिलने का काम, और वुमेन इक्वालिटी को भी बढ़ावा मिलेगा। तो यूसीसी लागू होने से लाभ है। हम विकसित भारत की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो विकसित भारत की तरफ बढ़ने के लिए हमें इस कानून की आवश्यकता है। तो इसके लाभ बहुत हैं, लेकिन ये भ्रांतियां समाज में फैला दी गई है कि नहीं यूसीसी लागू हो जाएगा अल्पसंख्यक के अधिकार चले जाएंगे, हमारे रीति रिवाज खत्म। रीति रिवाज कैसे खत्म होंगे भाई? मैं आज ईश्वर को मान रहा हूँ, तो यूसीसी लागू होने से क्या मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा? क्या मैं फिर ईश्वर को मानूंगा? यूसीसी लागू होने से नहीं कह रहा कि आप मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकते भाई। यूसीसी लागू होने से नहीं ना कि आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता है। सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताएं कौन? जिससे लोगों का शोषण ना हो, लोगों के हित में हो, लोगों के हित में हो। क्या हिंदू धर्म में सती प्रथा नहीं चलती थी? लेकिन सरकार ने उसको खत्म करने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि उससे एक जेंडर का शोषण होता था। तो कई ऐसे परिवर्तन देखने को मिले। हमें स्वीकार करना चाहिए कि अगर विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें यूसीसी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यूसीसी के बहुत से लाभ। अच्छा, तो क्या दुनिया में अन्य ऐसे देश है जहां पर यूसीसी लागू है? बहुत से देश, दुनिया के लगभग 9 देशों में यूसीसी लागू। इंडोनेशिया को देख लीजिए, बगल में आपको पड़ोसी देश नेपाल है, इसको देख लीजिए। बहुत से ऐसे देश है, दुनिया के 9 देशों में यूसीसी लागू। तो भारत कोई ऐसा पहला देश नहीं बनेगा यूसीसी लागू करने से। लेकिन भारत में हमने भी आपको बताया कि यहाँ पे सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताएं हैं। इस कारण इसको लागू करने में थोड़ी हमको देरी देखने को मिल रही है। लेकिन लागू अब कन्फर्म, हाँ, मतलब ये आवश्यकता ही आविष्कार की जब नहीं होती है तो सरकार को लगेगा तो सरकार इसको लागू करेगी। तो अच्छा, अब हम आपसे जो क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं वो आप वन लाइनर क्वेश्चन है और उनका आंसर आपको सिर्फ वन वर्ड में देना है। तो सबसे पहला हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि यूसीसी का वर्णन किस अनुच्छेद में हुआ? अनुच्छेद 44 राज्य की नीति विशेष तत्व भाग 4। अच्छा, यूसीसी भारत में किस राज्य में लागू है? भारत में ये पहले से गोवा में लागू है और अभी हाल ही में उत्तराखंड में लागू। भारत के किस पड़ोसी देश में यूसीसी लागू है? देखिए, भारत का पड़ोसी देश नेपाल है जहाँ पे यूसीसी लागू है। तो यूसीसी संविधान के किस भाग में है? हाँ, संविधान का भाग 4 में यूसीसी का प्रावधान है। तो बहुत ही अच्छे से आपने यूसीसी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताया और काफ़ी मुझे भी कुछ चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी नहीं थी, तो काफ़ी क्लियर हो रही मेरे जो पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स थे जिसमें मुझे डाउट था। तो आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हमारे साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आगे भी हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।